जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था, मैं भी पीएम मंच को लेकर के हम एक मैं भी पीएम के नाम से एक शो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे उस शो के गेस्ट हैं माननीय श्री पंकज पांडे जी, और आज हम उनसे इस चीज़ का चर्चा करेंगे। और इस शो का जो स्लोगन है, जन जन की बात जनहित में जारी, मैं भी पीएम मंच पर अब आपकी बारी। डेली हम चाहते हैं कि एक लोगों को प्रधानमंत्री 10 मिनट के लिए, हो सकता है कोई ऐसी बात उनके मन से निकले जो कि इस देश हित में सबसे ज़रूरी हो, हम सारे युवाओं को ही यहाँ पर रखना चाहते हैं। या चाचा जी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, ताकि ये पूरी दुनिया की सबसे युवा देश होने के नाते युवाओं का क्या विचार है, युवाओं का क्या माइंडसेट चल रहा है, वो चीज़ें हमारे देश में बाहर आ सकें। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आप इस सबसे पहले तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको 10 में से आप नंबर कितना देना चाहेंगे, उसके लिए बात करें। देखिए, हमारे इस समय जो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको तो अगर 10 में से आप बात करते हैं, 10 नंबर मैं देने के लिए 10 नंबर उनको दूंगा, मोदी जी को, नो डाउट, एक भी नंबर कम नहीं, 10 नंबर। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी थे माननीय मनमोहन सिंह जी, उनको आप उनके कार्य को लेकर के उनको 10 में से कितना नंबर, जबकि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और इकोनॉमिक्स का उनको बेहतरीन नॉलेज था। इवन अमेरिका में इकोनॉमी को लेकर के प्रॉब्लम हुआ था, तो वो यहाँ से जा करके वहाँ पर उन्होंने उसको सेट आउट किया। उस चीज़ को लेकर के मतलब क्या कहेंगे आपकी, मतलब उनको 10 में से कितना नंबर, एजुकेशन इंक्लूडिंग जो उन्होंने काम किया था उस टाइम, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ को हम मिला करके कहना चाहें, 10 में से उनको कितना नंबर देंगे आप? देखिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो तो हमारे बीच अब हैं नहीं इस दुनिया में, बट उन्होंने पढ़ाई नो डाउट अच्छे, कोई उनके इतना प्रधानमंत्री अभी भारत में ऐसा कोई है नहीं जो उनके इतना ज्ञान लिया हो। वाकई उनके पास ज्ञान था, हर चीज़ें थी, लेकिन रीज़न क्या था ना कि उन्होंने कभी अपने दिमाग से उनको काम करने को नहीं दिया गया है, वो एक रिमोट की तरह चलाए जाते थे। मतलब आपका कहना ये है कि वो थे प्रधानमंत्री लेकिन कंट्रोल थे किसी दूसरे लोगों के द्वारा, या फिर कांग्रेस की उस सत्ता के द्वारा जो कुर्सी के पीछे से काम कर रही थी, इस प्रकार से। जी बिल्कुल, देखिए, मनमोहन सिंह जी को तो कभी खुद को बोलने को तो बोला दिया ही नहीं गया है। उनका जो भी डिसीजन था वो अंदर से पार्टी करती थी, उसके आगे सिर्फ नाम इनका था प्रधानमंत्री, इनको बनाया गया था, आगे इनको रखा गया था, बाकी ये थे कुछ नहीं वहाँ पे। और वैसे वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ों को लेकर के जो मोदी जी काम कर रहे हैं या जो मोदी जी काम किए, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जितने भी काम मोदी जी ने किए, देखिए मनमोहन सिंह जी पुराना हो गया, पुराना टाइम का बात है, मतलब काफ़ी साल पुराना हो गया। अभी वर्तमान में जो हम हैं या आप हैं या जो भी चीज़ें देख रहे हैं सामने, जो आने वाला भविष्य है, उसको लेकर के मोदी जी का सबसे बेहतरीन काम अगर कोई आप कहना चाहेंगे तो क्या? देखिए, मोदी जी का काम की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी ने गरीबों के लिए आयुष्मान लाए, आपके 5 लाख रुपए के इलाज के, हर अस्पताल में आप सरकारी से प्राइवेट कहीं भी जाके आयुष्मान से इलाज करवा लीजिए। नो डाउट एक गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप अगर यहाँ से देखेंगे, घर घर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, उनको लिए घर भी मिला है, करोड़ों लोगों को घर मिला है। शौचालय, ऐसा जब पहले लोगों बाहर खेतों में जाते थे, हर तरफ गंदगी थी, आप देखिए हर घर शौचालय, ये सब काम मोदी सरकार ने किया है, कोई अलग से नहीं आया है। शौचालय, आयुष्मान, उज्ज्वला योजना और सुकन्या योजना, हर घर बिजली, हर घर जल, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उन्होंने दी, इन सारे कामों में से सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन ऐसा कौन सा कार्य था जो आपको लगा? देखिए, मोदी जी के हर काम में जो कि आपका देखिए इलाज का लाए थे आयुष्मान का, वो भी बेस्ट था। अभी सुनने में आया था 5 को 7 भी होने जा रहा है, जो 5 लाख था वो 7 लाख होगा, इलाज के लिए बढ़ जाएगा 2 लाख। दूसरे आपके राम मंदिर का मुद्दा जन्मों जन्मों से चल ही रहा था, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था, उसका भी फैसला, मतलब राम मंदिर सबसे बेस्ट आपकी नज़र में? मेरा तो मानना है भाई, राम के आगे राम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो राम मंदिर तो बेस्ट ही है भैया हमारे लिए, और के लिए तो बेस्ट राम मंदिर ही था। तो ऐसा एक चीज़ जो आपको लगता हो कि आप वर्तमान में, जैसे मान लो कि मानने में क्या जाता है, मान लो कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप ऐसा कौन सा कार्य करते, या जिस पर मान लो मोदी जी की नज़र नहीं गई है, या फिर कोई भी चीज़, ऐसा कोई एक काम बताइए जो आप होते तो करते, जो अभी तक मोदी जी की नज़र गई नहीं है, या फिर मोदी जी को नज़र जाना चाहिए, ऐसा कोई एक काम जो आपको लग रहा हो कि होना चाहिए। देखिए, हमारी नज़र में जो, अगर हम जो काम के लिए कह रहे हैं, जैसे हमारे विश्व में आप देखिए तो 7 अजूबा है,
लेकिन हम जिस चीज़ की नज़र अगर मोदी जी वहाँ पहुँचा देते हैं या उसको देख लेते हैं या उस पर अगर काम करते हैं या सोचते हैं विचार करते हैं तो वो 8वां अजूबा हो जाएगा और वो 8वां अजूबा भारत से लॉन्च हो जाएगा। भारत धाम मेमोरियल। ये भारत धाम मेमोरियल क्या है? ये भारत धाम मेमोरियल एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको A to Z, पढ़ाई से लेके, लिखाई से लेके, सिनेमा से लेके, लाइब्रेरी तक हर चीज़ आपको मिलने वाला है। आप एक बार जाइए गूगल पे MBGA फाउंडेशन के नाम से आप सर्च मारिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर मेरी आवाज़ ये मोदी जी तक जाए तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर देखिएगा और इसके विषय में विचार कीजिएगा भारत धाम मेमोरियल के लिए। आपका कहना है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहला फोकस आप भारत धाम मेमोरियल को बनाने का करते, भारत धाम मेमोरियल। तो उसके अलावा जैसे कोई ऐसा काम, मतलब क्या होता है ना कि 100% तो कोई अच्छा नहीं होता है, मतलब 100% मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई भी। तो ऐसा कोई ऐसा कमी है जो आपको लगता है कि ये इसको बदलना चाहिए, या फिर जैसे, या फिर मैं आपको एक दो याद दिलाऊं, है कोई आपको दिख रहा है या मैं दिलाऊं? नहीं, जैसे देखिए अगर आप कमी निकालें तो अभी कमी 50 आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कमी नहीं मिलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी अगर काम कर रहे हैं तो सारा काम वो कर ही देंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मोदी जी का अच्छा भी है तो कुछ चीज़ें ख़राब है। कहीं किसान अगर नाराज़ है मोदी जी से तो भी तो कोई कारण ही है। अब आपने किसान की बात उठाई तो मैं पूरा पॉइंट ही रखता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। एक लाइन था, किसी ने बोला था कि जो है इस समय जब हरियाणा से किसान दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे थे तो नहीं घुस पाए, लेकिन 400 किलोमीटर को AK-47 लेके आता है, पैंट उतरवाता है, लिंक चेक करता है और मंत्र पढ़वाता है, उसके बाद मारता है और 400 किलोमीटर आके मारता है, मार के चला जाता है। किसान नहीं घुस पा रहा है, जो भारत का किसान है, जो भारत की जान है। कहते हैं जवान किसान विज्ञान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी दिया था जय जवान जय किसान का नारा। तो अभी ये MBGA फाउंडेशन का है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो किसान अंदर नहीं आ पा रहा है और जो है आतंकवादी आ रहे हैं, पैंट उतरवा रहे हैं, मार रहे हैं, जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या मतलब ऐसे कैसे हो गया? क्या क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो आप कह रहे हो ना किसान को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो आप रियलिटी एक बार ये भी चेक करो ना, रियल वो किसान भी नहीं होते हैं। नहीं, वो कुछ भी हो, मतलब वो किसान नहीं थे, कुछ भी थे, आतंकवादी तो नहीं थे, मतलब आतंकवादी तो नहीं थे। वो जब घुस रहे थे अंदर अपनी समस्या को लेकर के घुस रहे थे या फिर अपनी चीज़ों को मनवाना चाहते थे, जो भी हो, वो किसान हो या ना हो, लेकिन वो जब दिल्ली में घुस जाते तो पैंट उतरवा करके, लिंक चेक करके और मंत्र पढ़वा के किसी को गोली तो नहीं मारते। तो जो 400 किलोमीटर आए AK-47 लेकर के आए, मारे और चले गए, उस पर क्या कहेंगे? क्यों 400 किलोमीटर तक अंदर आ गए और कैसे आ गए और गोली मारते रहे, चले गए? कहाँ थे हम? कहाँ थी हमारी जो एजेंसियां हैं, और कहाँ था हमारा जो IB जो अंतरिक्ष का काम करता है, जो अंतरिक्ष के आतंकवादियों से का विरोध करता है? क्या कहना चाहेंगे उस पर, कैसे हो? इसमें मेरा मानना है ना कि आखिर जैसे जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, ये ब्लास्ट की जो प्लानिंग थी, आप हमारा टारगेट यूपी का था। ये ब्लास्ट दिल्ली में हुआ किला के पास, इसका टारगेट हमारा यूपी में था। अयोध्या, आपका मथुरा, ये सब टारगेट किया गया था। लेकिन ये जो उनको सक्सेसिंग करनी थी और ये ब्लास्टिंग उनका पहले की प्लानिंग और पहले से होना था, बट वो पहले हो नहीं पाया। और बाई मिस्टेक जो भी है, ऊपर वाले भगवान की मर्जी, आगे जैसे भी भेद खुला हो राम जाने। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हमारी एजेंसियाँ भी हैं, धोखा तो भगवान खा जाते हैं, फिर इंसान क्या चीज़ है। तो इसमें हमारे लोगों जो अंदर भारत में ही बैठे कुछ लोगों की कमी है, जो बाहरी चीज़ें आ रही हैं या कहीं से भी अंदर बॉर्डर क्रॉस किया, कहीं ना कहीं से तो भारत के अंदर आया है वो चीज़। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत में बाह्य आतंक से ज़्यादा प्रताड़ित भारत अपना आंतरिक आतंकवाद से है? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी आप देखो, 2 दिन पहले की बात है, 6 दिसंबर की बात है, जो आपके बाबरी मस्जिद की न्यू बंगाल में हिंसा चल रही है, आपने देखा होगा। जो TMC के कोई पूर्व विधायक थे जो अभी TMC से निकाले गए हैं, वो भी बाबरी मस्जिद का न्यू रख रहे हैं। अरे उनको ये पहले पता नहीं है कि बाबर उनका बाप था। आपको मस्जिद बनवानी है, मस्जिद बनवाओ ना अल्लाह के नाम पे, बाबर के नाम पे कौन सी मस्जिद होती है भाई? ये बात तो आपकी 100% सही है। मतलब कि हम अपनी जो इस समय देश में युवा हैं, उनको जो देखो, जो कंजर्वेटिव थॉट्स के हैं, जो रूढ़िवादिता जिनके मन में भरी हुई है, जिनके मन में बार बार घोला गया है, जो उस चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो ऐसा इस समय सरकार क्या कर रही है कि हम युवाओं को राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ाएं, ना कि हम मुगलवाद की तरफ बढ़ाएं। जो मुगल आए थे, मुगल तो मुगल थे, वो ऐसा थोड़ी था कि वो मुसलमानों को परेशान नहीं करते थे, और ऐसा भी नहीं था कि महाराणा प्रताप के साथ मुसलमान नहीं लड़े थे, ऐसा भी नहीं था कि हमारे स्वतंत्रता में बहुत सारे मुस्लिम
अभी सन 65 में जब लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, हर मुसलमान भाई ने साथ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा कहना मस्जिद बनाओ, बाबर के नाम पे मस्जिद क्या है भाई? बाबर ये बात तो 100% सही है। हम इस चीज़ की तलाश में मान लो कि क्या बोलते हैं, हम कैसे भी करें, लेकिन कसाब को इस देश से हटाने के प्रयास में, इस देश से ख़त्म करने के प्रयास में हम कलाम को ना खो दें, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कंसर्न। वैसे आपसे मैं एक आखिरी प्रश्न करूँगा कि मान लो कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, और इस समय जो अफवाह चलता है देश में कि चुनाव से पहले अटैक होता है, तो क्या इस चुनाव से पहले अटैक को लेकर के 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, क्या लगता है कि अयोध्या में अटैक होना चाहिए? इस प्रकार से अगर ये क्रोनोलॉजी है तो क्या अयोध्या में अटैक आप मानते हैं? अगर ऐसा होता है तो अयोध्या में भी अटैक होगा, फिर 27 के इलेक्शन पहले मान लो कि अयोध्या में अटैक नहीं हुआ तो 2029 में अयोध्या में अटैक होगा। जिस क्रोनोलॉजी को अफवाह के रूप में फैलाया जाता है वो, अगर ये अफवाह है तो नहीं होगा और अफवाह नहीं है तो होगा। दोनों में से आप क्या कहना चाहेंगे, 27 या 29? देखिए, मेरा मानना है ना कि राम मंदिर में अटैक कराने की ये कोशिश जब से वो निर्माण हो रहा है ना, तब से की जा रही है। जब से राम मंदिर की नींव रखी गई है ना, अटैक कराने की कोशिश तब से चल रही है और तब से आगे तक। अभी भी आपको पता होगा, अभी कल के डेट में राम मंदिर मथुरा में 6 दिसंबर, हाँ 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का जिस दिन निर्माण हुआ है, उस दिन डिमोलिशन उसी दिन आपको अयोध्या में भी काफ़ी फोर्सेस बढ़ानी पड़ी है और मथुरा में भी बढ़ानी पड़ी है। क्यों? मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो अटैक इलेक्शन से पहले होता है वो अफवाह है? बिल्कुल, देखिए वो अफवाह अटैक इलेक्शन की वजह से नहीं होता। हाँ, ये है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाने की साजिश अपने देश में ही लोग कर रहे हैं। और तो ये इलेक्शन से 1 महीने पहले क्यों? मतलब मान लेते हैं, चलो मैं इस बात से सहमत हूँ कि अफवाह है, लेकिन ये इलेक्शन से 1 महीने पहले है, अफवाह फाइनल क्यों होता है, सत्य क्यों होता है? इलेक्शन में देखिए क्या करना है ना, इलेक्शन में पब्लिक मरती है, नेता को वोट चाहिए। हर नेता की कहानी ऐसी है, कोई नहीं के गुड। अगर आप पब्लिक के लिए नहीं करोगे तो पब्लिक से ही आपको कमाना है। पब्लिक में नेता हो तो किसके लिए? पब्लिक से ही हो ना नेता। आज मोदी जी अगर हैं तो मोदी जी अपनी काबिलियत तो उनके अंदर जो है वो है, बट अगर उनको काबिलियत लाने वाला देने वाली कोई है तो जनता ही तो है। 100% जनता है। तो आखिरी प्रश्न हमारा, अगर योगी जी और मोदी जी में जो अभी सामने का सिनेरियो चल रहा है कि अब योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, तो कितना नंबर देंगे मान लो आप योगी जी को? योगी जी को मैं 10 में 10 दे दूंगा, क्योंकि अगला 2029 में अगर मौका दिया जाए तो योगी जी को दिया जाए। अगर बीजेपी से किसी को, अगर मोदी जी हटते हैं तो सीधा नंबर योगी जी को दिया जाए, मेरा मान। और क्या योगी जी के आने से भारत धाम मेमोरियल को आप फाइनल देखते हो या मोदी जी से भी के पास भी ये बात पहुंचाई जा सकती है? देखिए, माननीय अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या बाबा आदित्यनाथ योगी जी तक अगर हमारी ये बात जाती है तो मेरा मानना है कि आप एक बार प्लीज़ इस पे सर्च मारिए गूगल पे, MBGA फाउंडेशन करके भारत धाम मेमोरियल आप देखिए। 5 मिनट का समय देखिए, आप एक बार देखिए, उसके बाद आपका निर्णय खुद ही ले लेंगे आप। तो जय हिंद साथियों, आज हमारे मंच के मेहमान थे माननीय श्री पंकज पांडे जी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत धाम।